हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम ठीक है सर, आप कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो आज जो हम सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम के लिए नहीं, बट हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। जब हम सीए बन जाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। क्या है सर? इसको हम बोलते हैं टैक्स ऑडिट, और ऑडिट अंडर इनकम टैक्स। सेक्शन 44 ए बी के अंदर इसकी कंडीशन दे रखी है कि एसएससी की अगर टर्नओवर इतनी है या ग्रॉस रिसिप्ट इतनी हो जाती है तो उसको चार्टेड अकाउंटेंट से क्या कराना पड़ता है, ऑडिट करवाना पड़ता है। चार्टेड अकाउंट से क्या करवाना पड़ता है, ऑडिट करवाना पड़ता है। तो उसी की कंडीशन दे रखी है कि कब करवाना है, किन किन कंडीशंस में करवाना है, कब तक करवाना है, जो रिपोर्ट जाएगी कौन से फॉर्म में जाएगी। ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए उतना रिलेवेंट हो या ना हो, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होएगा। जैसे ही आप सीए एंटर पास करेंगे, आर्टिकलशिप ज्वाइन करेंगे, तो जो जिस फॉर्म में भी आप जाएंगे वो आपको इसके लिए भेजेंगे, ऑडिट के लिए, टैक्स ऑडिट के लिए असिस्ट करने के लिए। ठीक है। ठीक है सर, तो स्टार्ट करें। हाँ सर, स्टार्ट करते हैं सर। टैक्स ऑडिट सेक्शन 44 ए बी। इट इज़ ओब्लिगेटरी। क्या है ये? मैंडेटरी है। किन के लिए? जो नीचे पर्सन्स दिए गए हैं उनके लिए, कि उनको करवाना ही करवाना है। वॉलंटरी नहीं है टैक्स ऑडिट, ओब्लिगेटरी है। ओब्लिगेशन लगा दिया कि हाँ करवाना ही है आपको। अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपको करवाना ही पड़ेगा। ठीक है। ठीक है सर। तो पहला है, इन केस ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस। अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है, अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है तो उस पर टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल होगी? इफ हिज टोटल सेल, अगर उसकी टोटल सेल, टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट इन अ बिजनेस एक्सीड कर जाती है 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, तो उसको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। अगर कोई ऐसे ही क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, और उसकी टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितनी एक्सीड हो जाती है सर, 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, तो उसको क्या करवाना पड़ेगा सर, टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी, इफ इन केस ऑफ सच पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस। सर यहाँ पे भी तो बिजनेस आ गया। आगे पढ़ते हैं। एग्रीगेट cash received in the relevant previous year is up to 5% of total receipt, including receipt for sale, turnover, gross receipt, and aggregate cash payment in the relevant previous year is up to 5% of total payment. Then, then, if his total sale, turnover, or gross receipt in a business is greater than 10 crore in the relevant previous year, तब उसको टैक्स ऑडिट कराना है। नॉर्मल केस में क्या है, अगर कोई ऐसे बिजनेस कर रहा है, अगर उसकी टर्नओवर या टोटल सेल, टर्नओवर मतलब सर टोटल सेल ही मान लीजिए उसको, ठीक है, और ग्रॉस रिसिप्ट जितना उसको पैसा मिला अगेंस्ट इनकम, ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड कर जाती है 1 करोड़ से, तो उसको कराना है। पहले में तो ये था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। दूसरे में बोला है वो एसएससी जो कि बिजनेस कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, और उसकी टोटल सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट हम बढ़ा देंगे 10 करोड़, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड जो उसकी कैश पेमेंट्स हैं ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर, वो अप टू 5% ऑफ टोटल पेमेंट हो, प्लस जितनी भी कैश रिसिप्ट है, जितनी भी कैश रिसिप्ट है प्रीवियस ईयर में, वो अप टू 5% हो ऑफ टोटल रिसिप्ट्स। ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई और वो एसएससी बिजनेस करता है तो उस केस में उसके ऊपर
टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल होगा? जब उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा होगी, जब उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा होगी। तो कोई एसएससी जिसका कैश पेमेंट या कैश रिसिप्ट 5% से ज़्यादा हो रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑफ टोटल रिसिप्ट और पेमेंट, तो उस केस में लिमिट कितनी रहेगी हमारी? 1 करोड़। ये तभी है जब कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट 5% हो ऑफ टोटल रिसिप्ट और पेमेंट। ठीक है, अगर कैश पेमेंट है तो टोटल पेमेंट का 5% और कैश रिसिप्ट है तो 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट। ठीक है, ठीक है सर। दोनों ही केसेस हैं आपके, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। पेमेंट भी 5% से कम होनी चाहिए, 5% तक होनी चाहिए, और कैश रिसिप्ट भी 5% तक होनी चाहिए। ओके सॉरी। तो उस केस में जो ये 1 करोड़ था हम उसको बढ़ा के 10 करोड़ कर देंगे। जब 10 करोड़ से एक्सीड हो जाएगी टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट या टोटल सेल, तब हम उसके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल करेंगे। ओके, क्लियर है? बिल्कुल सर। नेक्स्ट है हमारा इन केस ऑफ असेसी कवर्ड अंडर सेक्शन 44A। अभी इसको डिस्कस करना है। इसमें क्या है, 44A में जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, गुड्स कैरिजेज चलते हैं, जिनके ट्रक वगैरह चलते हैं, वो कवर होते हैं। उनके केसेस में क्या है कि एक ऑप्शन दे रखा है उनको कि आप चाहें तो अपनी इनकम प्रेजेंटिव बेसिस पे भी दे सकते हैं, एस्टिमेटेड बेसिस पे भी आप टैक्स दे सकते हैं। इनकम टैक्स में 3 सेक्शन दे रखे हैं जो इनको हमें पढ़ना है, भी पढ़ेंगे इसके बाद। उसमें बोल रखा है कि इनकम इनकम टैक्स परसेंटेज बता देती है, या मंथली हमें कितना लेना है, उस बेसिस पे आप टैक्स दे सकते हो। उस केस में आपको कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना होता है। और बोला है कि 44A के केस में 44A के केस में अगर अगर पर्सन 44A के अकॉर्डिंगली अपनी इनकम दिखा रहा है, इनकम अकॉर्डिंग टू 44A दिखा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टैक्स ऑडिट नहीं होगा। ठीक है, कोई टैक्स ऑडिट नहीं होगा। लेकिन अगर ये बोलता है कि मेरी इनकम 44A से कम है, बोलता है कि जो इनकम निकल के आई मेरी, इनकम जो है वो लेस देन इनकम अंडर सेक्शन 44A है, जो 44A में इनकम आ रही है उससे कम है, ये बोलता है। मान लीजिए यहाँ पे 10 लाख आ रही है, ये बोलता है कि मेरी 8 ही लाख आ रही है, अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करूँ तो उस केस में इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा, और इसको टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट का। ठीक है, ठीक है सर। फिर नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा 44AD। 44AD इस केस में भी, ये भी हमारा प्रेजेंटिव इनकम वाला है। इसमें भी ऑप्शन दिया होता है एसएससी के पास कि अगर वो इसको चूज करते हैं तो उनको कुछ परसेंटेज पे, जो भी उनकी सेल हुई है, टर्नओवर है, उसके कुछ परसेंटेज पे को इनकम मान के उस पर टैक्स देना होता है। तो इसमें बोला गया है कि किसी ईयर में, जो कंडीशन है, किसी ईयर में वो डिफॉल्ट करते हैं, बोलते हैं कि हमें नहीं, प्रेजेंटिव बेसिस पे नहीं, एज पर जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है उस पे उस इनकम पे टैक्स देनी है, और इनकम कम है प्रेजेंटिव इनकम से। तो उस केस में उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल में जब ये सेक्शन अभी डिस्कस करेंगे तब समझेंगे। ठीक है, अभी मान लीजिए कि जो एसएससी क्लेम कर रहा है, एसएससी क्लेम करता है कि जो उसकी इनकम है वो कम है इनकम अंडर इनकम कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44AD। तो उस केस में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो ये और ये अभी डिस्कस करेंगे, अभी जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना समझिए कि अगर 44AD की कंडीशन फुलफिल नहीं करी या कुछ वॉयलेशन किया, हमने इनकम कम दिखाई, तो फिर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी और टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ओके, ओके सर।
तो ऊपर वाले थे हमारे अगर असेसी बिजनेस करता है। अब सेकंड केस है जहाँ पे असेसी प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल है, प्रोफेशन में है किसी। तो अगर वो किसी प्रोफेशन में है, तो अगर उसकी ग्रॉस रिसिप्ट ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड, ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 50 लाख से एक्सीड कर जाती है, कितनी, 50 लाख से एक्सीड कर जाती है, तो उस केस में उसको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। वैसे कितनी है सर, 1 करोड़ है और 10 करोड़ है, जहाँ पे 5% वाली कंडीशन आ रही है। ठीक है, ठीक है सर। तो प्रोफेशन के केस में कितना है सर, 50 लाख, 50 लाख से एक्सीड करेगा ग्रॉस रिसिप्ट, ग्रॉस रिसिप्ट, तो हमें टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। फिर सेकंड आता है हमारा, इन केस ऑफ असेसी कैरिंग ऑन अ नोटिफाइड प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44AA। अगर कोई नोटिफाइड प्रोफेशनल है, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था 44A में, नोटिफाइड प्रोफेशनल जैसे लीगल, मेडिकल, अकाउंटेंसी, जैसे हम सीए हो गए, सीएस, ये सब क्या नोटिफाइड प्रोफेशनल्स हैं। उनके लिए भी एक सेक्शन है 44ADA। तो अगर वो उसमें कवर हो रहे हैं और क्लेम करते हैं कि जो इनकम है उनकी, इनकम है वो कम है 44ADA के अंदर जो इनकम कंप्यूट करी है उससे, इसमें भी परसेंटेज दे रखा है कि इतना हम मान लेंगे कि आपकी इनकम है। तो अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि जो इनकम है उनकी 44ADA के अकॉर्डिंग जो इनकम आ रही है उससे कम है, नोटिफाइड प्रोफेशनल, तो उनको भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी और टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो ये हैं कैटेगरीज पर्सन्स की जिनको टैक्स ऑडिट करवाना है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो 44ADA और 44AD और 44AE, ठीक है, जब डिस्कस करेंगे तो टैक्स ऑडिट के साथ लिंक करके देखेंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो जो सर ऑडिट होता है उसकी ऑडिट रिपोर्ट जाती है, सीए ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा। तो जो ऑडिट रिपोर्ट इशू होती है इसके दो फॉर्म होते हैं आपके, एक तो होता है फॉर्म 3CA एंड 3CD, और एक होता है फॉर्म 3CB एंड फॉर्म 3CD। ये मेन ऑडिट रिपोर्ट होती है, ये दोनों ऑडिट रिपोर्ट होती है, और ये इसके एनेक्सर होते हैं, एनेक्सर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है सर। सर ये अलग अलग क्यों है सर, 3CA और 3CB? अगर अगर टैक्स ऑडिट के अलावा भी एसएससी का अगर किसी और लॉ में ऑडिट हो रहा है, लॉ में ऑडिट हो रहा है, रिक्वायर्ड है, तो जैसे कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनीज का ऑडिट होना जरूरी है, तो उस केस में जो सीए है फॉर्म 3CA एंड फॉर्म 3CD इशू करेगा, जहाँ पे किसी और लॉ में भी बोला गया है कि आपको ऑडिट करवाना है, रिक्वायर्ड बाई लॉ है। अदरवाइज अगर किसी और लॉ में ऑडिट नहीं कराना है, ठीक, सिर्फ टैक्स ऑडिट होना है उसका, कौन सा ऑडिट होना है, इनकम टैक्स के अंदर जो अभी पढ़ रहे हैं सेक्शन 44AB का ऑडिट होना है, उस केस में सीए जो है हमारा फॉर्म 3CB एंड 3CD इशू करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन एक पूछता हूँ मैं आपसे, एक असेसी है उसके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है लेकिन वो ऑडिट करवा लेता है फिर भी, तो उस केस में कौन सा फॉर्म इशू करेगा सीए, बताइए। एक एक असेसी है उसके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है किसी लॉ के अंदर, टैक्स ऑडिट करना है उसका, अब असेसी ने खुद ही अपने मन से ऑडिट करवा ली, ठीक है, तो उस केस में कौन सा फॉर्म इशू करेगा, टैक्स ऑडिट के अलावा अगर वो कोई और ऑडिट करवा लेता है तो? सर पता नहीं सर, उस केस में फॉर्म 3CB एंड 3CD इशू करेगा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि जो भी ऑडिट होगा वो रिक्वायर्ड बाई लॉ होगा, टैक्स ऑडिट के अलावा अगर कोई और लॉ में रिक्वायरमेंट है ऑडिट की, ठीक है, जैसे कंपनीज एक्ट में रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में फॉर्म 3CA और 3CD इशू करेगा। अदरवाइज जिसमें यहाँ पे अगर खुद से वॉलंटरी ऑडिट करवा लेता है, तो उस केस में फॉर्म 3CB एंड 3CD ही इशू होएगा। ठीक है, ठीक है सर। फिर नेक्स्ट है हमारा अकाउंट ऑडिटेड अंडर
अदर स्टेटस आर कंसिडर्ड। मान लीजिए किसी एसएससी का, कोई एसएससी कंपनी है आपकी, ठीक है, तो उसका जो ऑडिट है कंपनीज एक्ट में होना ही होना है। तो क्या टैक्स ऑडिट में दोबारा ऑडिट करना पड़ेगा? टैक्स ऑडिट में उसका दोबारा ऑडिट करना पड़ेगा? आंसर इज नो। ये ऑडिट सुफिशिएंट है, सुफिशिएंट है। ऑडिट जो हुआ है उसके बेसिस पे ये अपना ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकता है अंडर इनकम टैक्स। ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकता है इस ऑडिट के बेसिस पे अंडर सेक्शन 44 ए बी के अंदर। ठीक है, ठीक है सर, पढ़ लेते हैं एक बार। In case where the accounts of a person are required to be audited by or under any law before the specified date, it will be sufficient if the person get his account audited under such law, other law before the specified date, and also furnish by the said date the report of audit in the prescribed form in addition to the report of audit required under such other law। ठीक है, ठीक है सर। जो इसकी ड्यू डेट है टैक्स ऑडिट की, उससे पहले अगर कोई ऑडिट हो रखी है किसी और लॉ में, तो वो उसके बेसिस पे अपनी रिपोर्ट दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओके सर। सर किस डेट तक हमें सर रिपोर्ट इशू करनी होती है? इसमें दे रखा है स्पेसिफाइड डेट। स्पेसिफाइड डेट क्या है? जो भी ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग की, जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है, उनकी रिटर्न फाइलिंग डेट होती है ड्यू डेट 31 अक्टूबर। उससे एक महीना पहले, उससे एक महीना पहले तक हमें ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी ही है अंदर टैक्स ऑडिट। मतलब 30 सितंबर तक हमें टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट इशू कर देनी है। ठीक है। स्पेसिफाइड डेट, द एक्सप्रेशन स्पेसिफाइड डेट इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर और ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर मीन्स द डेट वन month prior to the due date of furnishing the return of income under section 139(1). The specified date for tax audit would be 30 सितंबर of the relevant assessment year। ठीक है। एक और केस आता है ट्रांसफर प्राइसिंग का, 92E होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको डिस्कस भी नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है सर। तो 30 सितंबर तक हमें टैक्स ऑडिट इशू करनी है। ओके, ओके सर। जो भी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर होगा उस दिन तक। ठीक है, ठीक है सर। फिर आता है हमारा पेनल्टी। अगर हम पे ऑडिट एप्लीकेबल था और हमने ऑडिट नहीं कराया, फिर हम पे पेनल्टी लग जाएगी। कितनी सर? 0.5% ऑफ टोटल सेल या टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट, जो भी केस हो। अगर बिजनेस है तो टोटल सेल और टर्नओवर का, और प्रोफेशन है तो ग्रॉस रिसिप्ट का 0.5% और 1.5 लाख, दोनों में जो भी कम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? पेनल्टी लग जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट और गेन ऑफ अ बिजनेस ऑन ऑन प्रेजेंटिव इनकम। मतलब इस केस में जो सेक्शन दे रखा है, अगर कोई ऐसे सिर्फ बिजनेस करता है तो जो भी उसकी सेल होगी, टोटल सेल होगी, टर्नओवर होगी, उसके ऊपर परसेंटेज दे रखा है कि इस परसेंटेज को हम आपकी इनकम मान लेंगे अंदर पीजीबीपी और आपको उस इनकम के ऊपर टैक्स देना है। ठीक है, ठीक है सर। तो कौन कौन से एसएससी हैं, कौन सा बिजनेस है, सब देखते हैं इसके अंदर। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 44 एडी। और टैक्स ऑडिट के साथ भी सर लिंक करना है। हाँ, एलिजिबल एसएससी कौन कौन इसका बेनिफिट ले सकते हैं? रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ और पार्टनरशिप फॉर्म, रेसिडेंट होना चाहिए। इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी को छोड़ के, एलएलपी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, या फिर पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है, एलएलपी को छोड़ के, एलएलपी इंक्लूड नहीं है, सिर्फ इन तीनों को ही मिलेगा। कंपनी को मिलेगा क्या? नहीं सर, कंपनी को नहीं मिलेगा, कंपनी नहीं है इसमें।
ठीक है, तो इंडिविजुअल एचयूएफ और पार्टनरशिप सिर्फ 3 को मिलेगा, और पार्टनरशिप फॉर्म में भी एलएलपी इंक्लूड नहीं होगी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, ठीक है सर। एंगेज्ड इन अ इलिजिबल बिजनेस, अब इलिजिबल बिजनेस क्या है देखते हैं अभी। हु हैज नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 AA और चैप्टर चैप्टर 6A अंडर सी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम। अगर उन्होंने सेक्शन 10 AA और चैप्टर 6 की सर्टेन इनकम पे जो डिडक्शन होती है वो क्लेम नहीं करी है, तो ये दोनों ही हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हमें बस इतना देखना है कि रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फॉर्म है तो एलिजिबल एसएससी है। अब एलिजिबल बिजनेस भी देखेंगे, कौन कौन से बिजनेसेस हैं, कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिन जो इसका फायदा नहीं ले सकते, फायदा नहीं ले सकते। पहला है अ पर्सन कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन अंडर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44AA। ये कौन हो गए, नोटिफाइड प्रोफेशनल। तो सर यहाँ पे तो बिजनेस की बात चल रही है, बिजनेस की बात चल रही है सर यहाँ पे तो। अ पर्सन कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44AA, जो नोटिफाइड प्रोफेशनल हैं वो इसका फ़ायदा नहीं ले सकते, उसके लिए अलग सेक्शन है आपका 44ADA। तो नोटिफाइड प्रोफेशनल इसका फ़ायदा नहीं ले सकते इस सेक्शन के अंदर। अ पर्सन अर्निंग इनकम बाई इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, अगर किसी पर्सन को कमीशन या ब्रोकरेज मिल रही है, अगर किसी पर्सन को कमीशन या ब्रोकरेज मिल रही है, ठीक है, तो वो भी इस सेक्शन का फायदा नहीं ले सकते, वो भी इस सेक्शन का फायदा नहीं ले सकते। देन थर्ड है अ पर्सन कैरिंग ऑन एनी एजेंसी बिजनेस, अगर कोई एजेंट है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है, ठीक है, उसका एजेंसी बिजनेस है, तो वो भी उस अपने एजेंसी बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए 44AD सिलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है सर। और बिजनेस रेफर्ड अंडर सेक्शन 44A, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स कैरिजेस, जो कि 44AE में कवर है, वो इसका फायदा नहीं ले सकते। ठीक है, तो 44AA के अंदर जो नोटिफाइड प्रोफेशनल है वो नहीं ले सकते, अगर पर्सन की कमीशन या ब्रोकरेज की इनकम है वो नहीं ले सकते, किसी पर्सन को एजेंसी बिजनेस से फ़ायदा हो रहा है तो वो इसका फ़ायदा नहीं ले सकते, और जो कवर हैं जिनकी इनकम कवर है 44AE के अंदर, जब स्पेसिफाइड उनका सेक्शन है उसमें कवर है तो वो इसमें फ़ायदा नहीं ले सकते। ओके, ओके सर। तो जो भी बिजनेस है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड कैरिजेज, वो भी इसका फ़ायदा नहीं ले सकते। ओके, ओके सर। अब देखते हैं इलिजिबल बिजनेस क्या है। एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो हुज टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट इन प्रीवियस ईयर इज अप टू 2 करोड़ या 200 लाख इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। पहला क्या है, पहली कंडीशन क्या है, पहला केस है टोटल टर्नओवर, टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट, क्या है आपकी, अप टू 2 करोड़ है, 200 लाख मतलब 2 करोड़ तक है, तो ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो वो इसका फायदा ले सकते हैं, 44AD का फायदा ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। सेकेंड है हमारा एनी बिजनेस हुज टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट इन अ प्रीवियस ईयर इज अप टू 300 लाख in relevant previous year if aggregate cash receipt in the relevant previous year is up to 5% of turnover और gross receipt। फिर जैसे वहां पे कंडीशन डाल दी थी, यहाँ पे भी एक कंडीशन डाल दी, टैक्स ऑडिट के अंदर जैसे कंडीशन डाली थी यहाँ पे भी डाल दी, क्या कि अगर पर्सन की जो
कैश रिसिप्ट्स हैं अप टू 5% ऑफ टोटल टर्नओवर है, 5% ऑफ टोटल टर्नओवर है और ग्रॉस रिसिप्ट है। ठीक है, टोटल टर्नओवर है 5%, कैश रिसिप्ट कितना है, अप टू 5% है टोटल टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट का। तो उस केस में बोला है कि जो ये टर्नओवर है आपके केस में, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट, उसको हम 2 करोड़ से बढ़ा के 3 करोड़ कर देंगे। तो 3 करोड़ तक अगर है तो आप उसका फायदा ले सकते हैं, 44 एडी का फायदा ले सकते हैं, प्रोवाइडेड जो कैश रिसिप्ट आ रही है ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर वो अप टू 5% है टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट का। ठीक है, ठीक है सर। जो टर्नओवर हमारी यूज होता है बेसिकली बिजनेस के लिए यूज होता है, ग्रॉस रिसिप्ट यूज करते हैं हम प्रोफेशन के लिए। ओके ओके सर। तो कितना इनकम बनेगा सर, कितना इनकम मानेगा सर? 8% ऑफ टोटल टर्नओवर सेल्स ग्रॉस रिसिप्ट, 8% ऑफ टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट या फिर टोटल सेल जो भी दे रखा हो 8%, एंड 6% of total turnover gross receipt in respect of amount received by a prescribed mode, amount received by prescribed mode during the previous year or before the due date of filing of return and in respect of that previous year। मतलब सर कहने का मतलब है, कहने का मतलब है प्रिस्क्राइब मोड क्या है हमारे पेमेंट की, मोड ऑफ पेमेंट क्या है सर? अगर अकाउंट पे ही चेक से हुआ है, अकाउंट पे ही चेक है, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट है, इनको बोलते हैं हम प्रिस्क्राइब मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो अगर इससे हमें रिसीव हो रहे हैं जितनी इन जितना भी रिसीव हो रहा है उस पर लगेगा 6%, जितना भी हमें रिसिप्ट मिल रहा है, जितना भी हमें अमाउंट जो हमारी इनकम है, ठीक है, अमाउंट रिसीव होगा या तो कैश में या फिर बैंक में, तो जितना भी हमें रिसीव हो रहा है इनके थ्रू, ठीक है, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से, उन पे तो लगेगा 6%। इसके अलावा जो हमें क्रॉस चेक से मिल रहा है या फिर कैश से मिल रहा है जो कि इन प्रिस्क्राइब मोड से नहीं है, तो उन केसेस में जो रिमेनिंग बच जाएगा उस पर लगेगा 8% ऑफ टोटल जितनी कैश रिसिप्ट होगी। ठीक है, ठीक है सर। चलिए चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट अंडर 44 ए, 44 डबल ए एंड ऑडिट अंडर 44 ए बी। ये क्या है सर? अगर अगर एसएससी 44 एडी के अंदर अपनी इनकम दिखा रहा है, 44 एडी के अंदर अपनी इनकम दिखा रहा है, तो उसको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और ना ही ऑडिट करवाने की जरूरत है। लेकिन लेकिन अगर अगर किसी ईयर में वो बोलता है, किसी ईयर में बोलता है कि जो मेरी इनकम है वो 44 एडी के अंदर जो कंप्यूट हो रही है उस इनकम से कम है, मतलब 8% या 6% से कम आ रही है, तो उस केस में उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करनी पड़ेगी और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा अगर उसकी जो इनकम है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड कर गई है। 2.5 लाख या 3 लाख जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है अगर उससे एक्सीड कर गई है तो उसको अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। However, if after declaring profit on a presumptive basis and the section 44 AD, किसी साल में उसने 44 AD सेलेक्ट कर रखा है तो उसको 5 सालों तक उसको फॉलो करना है। ठीक है, से फॉर AY 24-25 नॉन डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन presumptive basis for any of 5 successive assessment year thereafter। तो मान लीजिए एसएससी ने
AY 24 25 में 44 AD चूज किया, तो इसको अगले 5 साल तक जो भी असेसमेंट ईयर है, 5 साल तक उसको 44 AD ही में अपनी इनकम दिखानी है। अगर किसी ईयर में वो डिफॉल्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका AY 25 26, AY 26 27, यहाँ पे वो डिफॉल्ट कर देता है, बोलता है कि जो मेरी इनकम है 44 AD से कम है, जो मेरी इनकम है 44 AD से कम है, 8% या फिर 6% से कम है। तो उस केस में इस ईयर में इससे नेक्स्ट 5 ईयर, इस साल से नेक्स्ट 5 ईयर उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन भी करनी पड़ेगी अंडर 44 AE, 44 AA, और अपना ऑडिट भी करवाना पड़ेगा 44 AB के अंदर, अगर उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम हो जाती है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो एक बार पढ़ते हैं इसको। हाउ एवर इफ आफ्टर डिक्लेयरिंग प्रॉफिट ऑन अ प्रेजेंटिव बेसिस अंडर सेक्शन 44 AD से फॉर AY 24 25 में उसने दिखा दिया, ठीक है सर, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन अ प्रेजेंटिव बेसिस ऑफ एनी ऑफ 5 सक्सेसिव ईयर। अब यहाँ से यहाँ तक 5 साल तक वो इसी को ही फॉलो करना है, लेकिन किसी साल में वो डिफॉल्ट करता है, जैसे AY 26 27 में बोलता है कि मेरी इनकम कम है 44 AD की इनकम से, तो फिर उस साल और उसके अगले 5 साल तक, ठीक है, उस साल और उसके अगले 5 साल तक उसको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना है और बुक्स का ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। अगर उसकी जो इनकम है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड कर गई है। ओके, ओके सर। कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है? सच बुक जिससे हमारी इनकम जो असेसिंग ऑफिसर है वो कंप्यूट कर पाए। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। हाँ सर, एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग पार्टिकुलर रिलेटिंग टू अ रेसिडेंट इंडिविजुअल। क्वेश्चन में आ जाएगा हमारा कंपनी। आधे बच्चे सॉल्व करके आ जाएंगे। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे घुमाते हैं ना कि बच्चा पहली लाइन से जब आखिरी लाइन पे आता है वो भूल जाता है क्वेश्चन ही क्या था, पूछा क्या था उसमें। एक तो फॉन्ट इतना बड़ा बड़ा कर देते हैं एग्जाम में और गैप दे देते हैं। छोटा सा क्वेश्चन होगा उसको 1.5 पेज पे डाल देंगे, बच्चा वैसे कंफ्यूज हो जाता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे करें हम। तो आपको आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रेसिडेंट इंडिविजुअल है मिस्टर ए, बीइंग एन एलिजिबल एसएससी कैरिंग ऑन अ रिटेल ट्रेड बिजनेस whose total turnover don't exceed 2 crore in any of previous year relating to AY 24 to 25 26 to 26 to 27। 3 साल दे रखे हैं, टोटल टर्नओवर दे रखा है 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 90 लाख और 2 करोड़। ठीक है, तीनों में ही 2 करोड़ तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या कर सकता है, 44 AD को सिलेक्ट कर सकता है। अब बताया है अमाउंट रिसीव थ्रू द प्रिस्क्राइब मोड ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर ऑफ AY। कोई भी उसको ये मिलता है, क्या नाम है, प्रिस्क्राइब मोड से पेमेंट मिलती है अप टू द डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, अप टू द डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो उस केस में उस केस में उस केस में उस पर 6% लगेगा। उस केस में जो भी अमाउंट मिलेगा उसको उस पर 6% लगेगा, है ना। हाँ सर, उसको छोड़ के बाकी जो बचा उस पर 8% लगेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे सर 31 अक्टूबर कैसे हुई रिटर्न फाइलिंग डेट? जब हम रिटर्न वाला सेक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे जिन पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है, जिन पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है उन केसेस में रिटर्न फाइलिंग डेट हमारी 31 अक्टूबर होती है। ओके, ओके सर। तो टोटल था हमारा AY, इसका देखते हैं 24 25 का 1 करोड़ 80 लाख। ठीक है, ठीक है सर।
उसमें से 1,60,00,000 हमें 1,60,00,000 मिल रहा है प्रिस्क्राइब्ड मोड से, प्रिस्क्राइब्ड मोड से, और 20,00,000 मिल रहा है हमें बाई कैश। ठीक है, तो हम इसका निकालेंगे 6% और जो बाकी बच जाएगा उसका निकालेंगे 8%। तो कितना हो गया? ये हो गया हमारा 9,60,000 और 20,00,000 का 8% निकालिए। ये हो गया हमारा 1,60,000। तो ये आया हमारा 11,20,000। तो इतनी इनकम बननी चाहिए। उसने इनकम कितनी ऑफर करी है? इतनी ही करी है, तो ठीक है, जितनी बन रही थी उतनी ही इनकम ऑफर करी है। सेम इस ईयर का कैलकुलेट करेंगे। उसने 5-6% जो जो अमाउंट मिला है उसको प्रिस्क्राइब मोड से, उस पर 6% कैलकुलेट किया है। बाकी जो रिमेनिंग बचा 45,00,000, 190 में से 145 गया, 45,00,000 बचा, उसके ऊपर 8%। तो ये भी ठीक है। फिर थर्ड ईयर में उसने क्या किया कि उसने 10,00,000 इनकम ऑफर करी, 2 करोड़ पे 5%। तो बट निकलता कितना हमारा? इसके ऊपर निकालिए कितना निकलता हमारा। 2 करोड़ पे कितना बनता हमारा? 1.8 और ये हो गया 0.2। तो 1.8 इंटू 6%। यह है हमारा 0.108 और इसका है हमारा 0.2 का 8%। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 करोड़ से। यह है हमारा 10,80,000 और यह है हमारा 1,60,000। तो ये बनता हमारा 12,24,000, 12,40,000। लेकिन ऑफर कितना कर रहा है? 10,00,000। तो इस ईयर में इसने जो इनकम थी वो कम दिखाई, जो 44 AD में निकल के आ रही थी। तो इस केस में इसने डिफ़ॉल्ट किया और इस ईयर से इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। यहाँ पे इसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं थी, ना ही ऑडिट की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे अब इसको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। ये प्लस इसके अगले 5 साल, इसके नेक्स्ट 5 ईयर्स तक वो 44 AD का फ़ायदा नहीं ले सकता। ठीक है, और ऑडिट कब करवाने की ज़रूरत है? अगर अगर उसकी जो इनकम है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड कर जाती है। ठीक है, ओके सर, चलिए। देखिए इसका आंसर भी दे रखा है। इन द अबव केस मिस्टर ए अनएलिजिबल एसएससी ऑप्ट फॉर प्रेजेंटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 AD। 2 साल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर फॉर AY 26-27 he offer income of only 10 lakh on a turnover of 2 crore which amount to 5% of his gross receipt. He maintains of account
he has to maintain accounts, books of account under section 44A and get the same audited under section 44AB, since he has not however income in accordance with the provision of section 44AD1 for 5 consecutive assessment year. ठीक है, 5 साल तक उसको फॉलो करना था लेकिन नहीं किया, तो अगले 5 साल तक, ठीक है, ये तो है ही उसके अगले 5 साल तक उसको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा अगर उसकी जो इनकम है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड कर जाती है तो। ओके ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए जी क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल 27, मिस्टर परवीन engaged in a retail trade report a turnover of rupees 2,98,50,000 for a financial year 23-24. Amount received in cash during the previous year 23-24 is rupees 14 lakh and balance through prescribed electronic mode on or before 31st October 24. परवीन जो कि रिटेल ट्रेड में बिजनेस करते हैं, उन्होंने बताया कि उनका टर्नओवर 2,98,50,000 है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24, जिसमें से 14 लाख उनको कैश में मिला, बाकी सारा इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट मिला। ठीक है, अप टू रिटर्न फाइलिंग डेट प्रीवियस ईयर का जितना भी मिलना था पैसा वो रिटर्न फाइलिंग डेट तक रिमेनिंग सारा इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिला है। ठीक है सर। हिज इनकम फ्रॉम द सेड बिजनेस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट इज, बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से उनकी जो उन्होंने कैलकुलेट किया था इनकम एक्सपेंस वगैरह निकाल के 15 लाख थी। ठीक है सर। रिटेल ट्रेड इज ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर मिस्टर परवीन फॉर AY 23-24 was the first year for which he declared his income business income in accordance with the provision of presumptive taxation under section 44AD. इन्होंने AY 23-24 में सिलेक्ट किया था तो 5 साल के लिए मिलता है सर ये। ठीक है, तो ठीक है, अभी करंट में देखना है कि इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, इज मिस्टर परवीन इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर प्रेजेंटेड डिटर्मिनेशन ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर AY 24-25। तो 2 करोड़ से ज़्यादा है सर, उसमें तो फॉल नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ सर 3 करोड़ भी लिमिट है, प्रोवाइडेड जो कैश रिसिप्ट है वो अप टू 5% ऑफ टोटल टर्नओवर हो। तो देखते हैं कितनी है, 14 लाख मिला है इसको कैश में, 14 लाख कैश में मिला है। ठीक है, कैश कंडीशन क्या है, कैश रिसिप्ट अगर अप टू 5% ऑफ टोटल टर्नओवर है, ठीक है, तो उस केस में जो हमारी लिमिट है 3 करोड़ तक है, तो वो 44AD को सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कैश रिसिप्ट हमारा इतना है, टोटल टर्नओवर है हमारा 298,50,000, डिवाइड कीजिए कितना आता है, 2985 या सर 4.69%, तो 5% से कम है। हाँ सर, तो ये 44AD में सेलेक्ट कर सकता है, इसके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो ये 44A में AD में एलिजिबल है। ओके सर, पहला पार्ट हो गया। हाँ सर, सेकंड, इफ सो डिटरमाइन हिज इनकम फॉर रिटेल ट्रेड पर एप्लीकेबल प्रेजेंटिव इनकम। प्रेजेंटिव इनकम है फिर मतलब 44AD में कितनी इनकम बनेगी, इनकम एज पर सेक्शन 44AD कितनी होगी, टोटल टर्नओवर कितना है, इतना है सर, उसमें से कैश में कितना रिसीव हुआ है सर 14 लाख, और बाकी माइनस कीजिए कितना आता है, बाकी आता है सर 2845। ठीक है, इतना आता है,
जो कैश में रिसीव हुआ उस पर लगेगा 8%, और जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से जितना भी आया उसके ऊपर निकालेंगे हम 6% के हिसाब से। निकालिए कितना आता है। 14 लाख का 8%, सर 1,12,000। वेरी गुड। और 28,45,000, 2,84,50,000 का निकालते हैं हम 6%। तो ये आया हमारा इतना। दोनों का टोटल कर देते हैं। तो ये आया हमारा इतना हो जाएगा हमारा इनकम एज पर 44 AD के अंदर। In case Mr. Parveen want to declare profit as per books of account from the retail, what are the his obligation under Income Tax Act? अब थर्ड में पूछता है कि अगर वो अपनी इनकम जो उसने बुक्स के अकॉर्डिंगली 15 लाख निकाली है तो क्या ये दिखा सकता है। बोलते हैं हाँ। अगर वो दिखाता है तो क्या ऑब्लिगेशन है। उसको सर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी और ऑडिट करवाना पड़ेगा फ्रॉम CA। टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा अगर उसकी जो इनकम है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड कर गई, तो वो तो कर ही रही है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और ऑडिट करवाना पड़ेगा सर। ठीक है। ठीक है सर। उस साल के लिए भी और उसके अगले 5 साल भी। प्रीवियस ईयर 23-24 में तो करवाना ही पड़ेगा ऑडिट। उसके अगले 5 साल भी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना है और ऑडिट भी करवाना है। ओके। ओके सर। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग हिज रिटर्न ऑफ इनकम इन बोथ केसेस। फिर पूछता है कि रिटर्न फाइलिंग डेट क्या होगी। अगर 44 AD में अगर इनकम दिखाता है उस केस में उसकी डेट होगी 31 जुलाई। अभी उतना याद करनी है जितनी है, जब रिटर्न फाइलिंग कर देख रहे होंगे वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। उसके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा तो उस केस में उसकी डेट आएगी 31 जुलाई। जब ये इनकम दिखाएगा लोअर इनकम दिखाएगा एज पर बुक्स के हिसाब से जब इनकम दिखाएगा 44 AD के हिसाब से नहीं दिखाएगा, उससे कम इनकम दिखाएगा जो 15 लाख दे रखी है, तो उस केस में इसको अपना टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। और टैक्स ऑडिट जैसे ही करवाएगा ये, इसकी डेट बन जाएगी 31 अक्टूबर। ठीक है। 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर 24। 31 अक्टूबर 24। 31 जुलाई 24। ठीक है। ठीक है सर। क्लियर है ये एग्जाम्पल। बिल्कुल सर। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है फिर हमारा सेम नोटिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए। उनके लिए भी दे रखा है। पहले ये सेक्शन नहीं था। पहले हमारे टाइम पे सिर्फ 44 AD हुआ करता था। जब मैं IPCC में था उस टाइम पे 44 AD हुआ करता था। बाद में नोटिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए निकाल दिया गया। ठीक है। तो इसमें क्या है चलिए पढ़ते हैं। एलिजिबल एसएससी कौन है। रेसिडेंट इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म। रेसिडेंट इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म बट नॉट इंक्लूड LLP। LLP नहीं होना चाहिए। पहले वाले केसेस में कौन कौन थे सर। इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप फर्म, नॉट इंक्लूडिंग LLP, बट रेसिडेंट होना चाहिए। यहाँ पे भी रेसिडेंट होना चाहिए लेकिन यहाँ से HUF भी हटा दिया। इंडिविजुअल होना चाहिए एंड पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए। और ये दोनों में से कोई भी हो, रेसिडेंट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि नोटिफाइड प्रोफेशनल होना चाहिए। नोटिफाइड प्रोफेशनल्स होने चाहिए। नोटिफाइड प्रोफेशनल्स में कौन कौन आते हैं। लीगल, मेडिकल, एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटर डेकोरेटर, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, प्रोफेशन ऑफ IT टेक्नोलॉजीज, ये सारे कवर होते हैं इसमें। ठीक है। ठीक है सर। एलिजिबल प्रोफेशन हो गया। एनी प्रोफेशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44
इसको 44 कर लीजिएगा, एक 4 छूट गया है। मतलब नोटिफाइड प्रोफेशनल अगर उनका ग्रॉस रिसिप्ट अप टू 50 लाख है, पहले केस में नोटिफाइड प्रोफेशनल्स हैं और उनका ग्रॉस रिसिप्ट अप टू 50 लाख है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर के वो निकाल रहे हैं इनकम, तो उस केस में वो 44 ADA को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको ऑप्ट कर सकते हैं। पहला तो ये है। दूसरा, अगर जो कैश रिसिप्ट है, कैश रिसिप्ट है अगर वो अप टू 5% ऑफ टोटल टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट है, ग्रॉस रिसिप्ट है जैसा कि हमने पिछले केस में देखा था, अप टू 5% है कैश रिसिप्ट, ठीक है, ऑफ टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट, उस केस में जो ये 50 लाख की लिमिट है वो हमारी हो जाएगी 75 लाख। 75 लाख, तो अगर 75 लाख तक है तो भी वो सेक्शन 44 के अंदर प्रेजेंटिव इनकम के अंदर टैक्स अपने अपने इनकम पर टैक्स दे सकता है, ठीक है। एनी प्रोफेशनल स्पेसिफाइड हुज ग्रॉस रिसिप्ट इज अप टू 50 लाख इन अ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है, 50 लाख तक है। दूसरा केस, अगर उसकी कैश जो रिसिप्ट्स हैं अप टू 5% ऑफ टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट है, उस केस में ये लिमिट बढ़ के 45 लाख कर दी है, सॉरी 75 लाख कर दिया है, ठीक है। ठीक है सर, तो अगर 50 लाख या 75 लाख है तो ये सेक्शन को चूज कर सकते हैं। अगर चूज करते हैं तो उस केस में जो भी इनका ग्रॉस रिसिप्ट होगा उसका 50% इनकी इनकम मान लेंगे। मान लीजिए किसी की इनकम आ रही है 20 लाख, ग्रॉस रिसिप्ट आ रही है, सॉरी ग्रॉस रिसिप्ट आ रही है 20 लाख, तो उसका 50% 10 लाख हम मान लेंगे उसकी इनकम अंडर PGBP है, ठीक है। ठीक है सर। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44AA एंड 44AB, अगर वो इस सेक्शन के अंदर टैक्स दे रहे हैं तो उनको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है और ऑडिट भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो अपनी इनकम इससे कम दिखाते हैं किसी प्रीवियस ईयर में, 44 ADA से कम इनकम दिखाते हैं, अगर वो अपनी इनकम जो क्लेम करते हैं, क्लेम्ड इनकम अगर कम है किससे, इनकम एज पर 44 ADA से कम है, तो उस केस में उनको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा अगर उनकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड कर गई तो, ठीक है। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट और गेन फ्रॉम अ बिजनेस ऑफ प्लाइंग हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरीज ऑन अ प्रेजेंटिव बेसिस। कहने का मतलब, जो भी होता क्या सर, ये जो भी ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है, जिनके ट्रक चलते हैं, प्लाइंग मतलब ट्रक चलाना आपका, हायरिंग या फिर लीज, लीजिंग पे देना, रेंट पे देना ट्रक को, और उससे कोई इनकम आती है, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में जो भी हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है ये। तो उन केसेस में उनके पास एक ऑप्शन दे रखा है, उनको ऑप्शन दे रखा है कि आप प्रेजेंटिव बेसिस पे टैक्स दे सकते हो, हम मान लेंगे कि आपकी इनकम इतनी है, ठीक है। ठीक है सर, तो इसकी क्या कंडीशंस है, चलिए देखते हैं। एलिजिबल एसएससी, an assessee owning not more than 10 goods carries at any time during the previous year, पूरे साल, पूरे साल जो भी उसके पास ट्रक्स हैं, ट्रक्स हैं, किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी टाइम पे उसके पास 10 से ज़्यादा ट्रक नहीं होनी चाहिए, 10 तक है ठीक है, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी टाइम पे। अगर किसी भी टाइम पे अगर मान लीजिए 11 हो गया या 12 हो गया किसी भी टाइम पे ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर वो एलिजिबल नहीं होगा 44A के, ठीक है। तो पूरे साल
10 या उससे कम ही उसके पास ट्रक होने चाहिए, मैक्सिमम 10 होने चाहिए। 10 से जैसे ही एक्सीड हुआ किसी भी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा फॉर ऑप्टिंग दिस सेक्शन। ओके, ओके सर। एलिजिबल, यहाँ पे प्रोफेशन काट के ये लिख लीजिए, बिजनेस। एलिजिबल बिजनेस, बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरिजेस। गुड्स कैरिजेस मतलब ट्रक्स होते हैं जो आपके, छोटा हाथी, बड़ा हाथी, बहुत बड़ा हाथी, सब जो भी ट्रक्स हैं सब इसके अंदर आ जाएंगे आपके। ठीक है, ठीक है सर। तो इनकम कितनी होगी सर? इसके अंदर पहले 3 कैटेगरियाँ हुआ करती थी, हमारे टाइम पे 3 कैटेगरी होती थी इसकी, हैवी, फिर मीडियम, फिर लाइट। अभी इसकी कैटेगरी आपकी 2 कर दी है, 2 कर दी है। जो हैवी गुड्स व्हीकल है, हैवी गुड्स व्हीकल मतलब जिनका ग्रॉस व्हीकल वेट, ये आपका ट्रक है आपका, ठीक है, इम्पटी है, अभी खाली है, ठीक है, जो जो लगना है सब लगा हुआ है, ड्राइवर और कोई अगर और पर्सन है उसको छोड़ के, इस ट्रक का जितना वेट होगा, इस ट्रक का जितना वेट होगा इम्पटी, कोई लोडिंग नहीं कर रखी इसके अंदर, जो वेट होगा उसको बोलते हैं हम ग्रॉस व्हीकल वेट, ठीक है, या फिर अनलादेन वेट बोलते हैं उसको, ठीक है, अनलादेन वेट। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये भरा हुआ है, सामान इसमें भरा हुआ है, वो वेट नहीं लेना हमें। जब ये खाली होगा, सिर्फ ट्रक का कितना वेट है वो देखना है हमें, ट्रक का कितना वेट है, ठीक है। ड्राइवर बैठा है तो उसको उतार देंगे, कंडक्टर बैठा हुआ है, को पायलट बैठा हुआ है उसमें, उसके साथ ड्राइवर के साथ, उसको भी उतार देंगे। उसके बाद देखेंगे कि ट्रक का वेट कितना है। अगर वो ट्रक का वेट एक्सीड कर जाता है 12,000 केजी से, या फिर 12 टन से, एक ही बात है, 1,000 केजी इक्वल टू 1 टन, ठीक है, तो वो हमारा बन जाता है हैवी गुड्स व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल, ठीक है। और अप टू अगर 12,000 केजी तक का अगर कोई व्हीकल है तो उसको बोलेंगे अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल, ठीक है। तो अगर 12,000 किलो या 12 टन से ज़्यादा है तो हमारा हैवी गुड्स व्हीकल बन जाएगा, और अगर 12,000 किलो तक, 12,000 किलो तक या 12 टन तक है तो वो अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अगर हैवी गुड्स व्हीकल है तो उस केस में 1,000 रुपये पर टन, 1,000 रुपये पर टन लेंगे, जो भी उस ट्रक का वैल्यू होगा, ठीक है। और जितने महीने वो इसके पास रहा, एसएससी के पास ऑन है, जितने महीने उसका ऑनर है एसएससी, उतने महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल के केस में 7,500 पर मंथ लेंगे, और पार्ट ऑफ मंथ ड्यूरिंग विच सच व्हीकल इज ऑन बाय द एसएससी, ठीक है। ध्यान से देखना है, ऑन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में पूछ लिया कि एसएससी ने खरीदा तो अप्रैल में था लेकिन यूज़ किया उसने दिसंबर से, तो उस केस में कंफ्यूज नहीं होना है। हमें देखना है कि एसएससी के पास ड्यूरिंग द ईयर कितने ट्रक थे, ऑन थे, उसके बेसिस पे निकालना है, ना कि पुट टू यूज के बेसिस पे, ठीक है, ठीक है सर। चलिए, उसके बाद यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट आ जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट और टैक्स ऑडिट की। अगर एसएससी एसएससी एज पर 44E के अकॉर्डिंगली इनकम दिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उससे कम दिखाएगा, ठीक है, अगर उससे कम इनकम दिखाता है तो उस केस में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी और उसका ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन करें। हाँ सर, क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर एक्स कमेंट्स ऑन द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग गुड्स एंड गुड्स व्हीकल ऑन 1 अप्रैल 23, ठीक है। मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया ऑपरेटिंग गुड्स व्हीकल, ट्रक्स का बिजनेस स्टार्ट किया, ट्रांसपोर्ट का। ही परचेज द फॉलोइंग व्हीकल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24, उन्होंने ये व्हीकल खरीदे
कंप्यूट हिज इनकम अंडर सेक्शन 44E फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। तो हमें 44E में इसकी इनकम कैलकुलेट करनी है कितनी है। उसके बाद बोलता है वुड योर आंसर चेंज इफ गुड्स व्हीकल परचेज्ड इन अप्रैल वर पुट टू यूज ओनली इन दिसंबर 23। फिर बोलता है दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि जो अप्रैल में हमने ये व्हीकल खरीदा है, अगर हम इसको जुलाई में यूज़ करते तो उस केस में क्या कुछ आपका आंसर चेंज होता? तो देखते हैं, पहले पहले कैलकुलेट करते हैं, है ना। पहले देखते हैं इसमें से हैवी कौन सा है और लाइट अदर देन हैवी कौन सा है। सर ये दोनों हैवी हैं सर, हैवी गुड्स व्हीकल। ठीक है, ठीक है सर। और बाकी सारे अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल है। ठीक है, ठीक है सर। तो पहले हैवी वाले का कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है सर, कितना है? दो है सर, 15,000, 15,000। ठीक है, ठीक है सर। तो इसको हम टन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 15 टन, 15 टन। कितने व्हीकल हैं? कितने व्हीकल हैं? सर ये दो व्हीकल हैं और ये एक व्हीकल है। कितने मंथ यूज हुआ है? कितने मंथ यूज हुआ है? पार्ट ऑफ मंथ भी कैलकुलेट होएगा यहाँ पे। यहाँ पे नोट कर लीजिए, जो पार्ट ऑफ मंथ है उसको भी कैलकुलेट करना है अपने को। मंथ और पार्ट ऑफ मंथ विल बी कंसिडर्ड। इस केस में भी आपका मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ कैलकुलेट होगा। तो पार्ट ऑफ मंथ भी हुआ तो हम उसको एक महीना मान लेंगे। ठीक है, तो ये वाला कब खरीदा था सर? हमने अगस्त में। अगस्त से कैलकुलेट कीजिए मार्च तक कितना होता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर 8 महीने होते हैं। पार्ट ऑफ द मंथ भी पूरा महीना मान के चलेंगे। और दूसरे व्हीकल का सर फरवरी में खरीदा, फरवरी मार्च 2 महीने। ठीक है, ठीक है सर। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया हमारा ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी। कितना आया? 15 इंटू 2 इंटू 8, 240। और ये कितना आया? 15 इंटू 1 इंटू 2, सर 30। टोटल हो गया 270। 270 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1,000 से, तो हमारा निकल के आ जाएगा 2,70,000। तो हैवी गुड्स का निकल गया। हाँ सर। अब अदर वाले का निकालते हैं। ये हो गया 7,000, 10,000 और 11,000। कितने नंबर्स हैं सर? 2, 1, 3, 1। कितने मंथ यूज़ हुआ है? सर ये अप्रैल में खरीदा है, तो अप्रैल से पूरे 12 महीने हो गए। ये सर मार्च में खरीदा है, तो एक ही महीना हुआ। ये सर जुलाई से ये हो गया हमारा 9 महीना। ये जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, सर 3 महीने। मल्टीप्लाई कीजिए कितना आता है सर? 24। ये हो गया 1, ये हो गया 27 और ये हो गया 3। टोटल कितना आता है? सर 55। तो 55 इंटू एक महीने का 7,500 है, तो 55 का कितना हो जाएगा सर? 4,12,500। तो टोटल कितना हो जाएगा? 270 प्लस 4,12,500। कितना आ गया हमारा?
ठीक है, ठीक है सर। तो ऐसे कैलकुलेट करना है हमें। सर ये क्या किया है हमने, ये क्या किया है, मान लीजिए सिर्फ एक ट्रक वाला है, उसको समझ के कंसिडर सोल्व करते हैं। एक ट्रक है हमारे पास, ठीक है, हाँ सर एक ट्रक है, 1 महीने के लिए यूज़ हुआ है, हाँ सर। मल्टीप्लाई किया, एक ट्रक 1 महीने के लिए यूज़ हुआ तो 7,500 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 7,500। 2 ट्रक है, 12 महीने के लिए यूज़ हुआ है, टोटल कितना हो जाएगा सर, 24 मंथ्स। उसको 7.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम बाकी में भी ऐसे किया है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही किया है हमने। ठीक है, ठीक है सर। तो आज ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 28। चलिए चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप या कॉल पे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 7631399189। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।